ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारे फीमेल लीड को देखते हैं, लिली को, जिसकी आज यहाँ पर डेथ हो जाती है। लेकिन क्या ये सब कुछ एक सपना था? बिकॉज लिली की स्टाफ यहाँ पर उसे उठने के लिए कहती है और बड़े गुस्से में, बिकॉज आज यहाँ पर लिली को एक इवेंट में जाना था, जिसके लिए लिली देरी से उठती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज कुछ समय पहले तो वो एक कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी, जहाँ पर किसी वर्कर ने उसकी जान ले ली थी। और उस समय डेज़ी भी वहां पर मौजूद थी, जहां पर ये सब कुछ शायद से डेज़ी का ही किया कर रहा था, क्योंकि डेज़ी नहीं चाहती कि अब उसके लाइफ में यहाँ पर लिली अर्जुन बनकर खड़ी रहे। वही तो सब यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ लिली को कपड़े देती है कि ये तुम्हें कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऐसा मिस्टर जाओ ने कहा हुआ है। लिली को बहुत अच्छे से याद था कि ये तो वही दिन है जिस दिन इवेंट वाले दिन जाओ ने और स्पेशली डेज़ी ने उसे जानबूझकर ही कपड़े दिए थे, ताकि सभी गेस्ट के सामने वो लोग लिली का मजाक बना सके कि वो एक रिच लेडी बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक चीप लेडी है। और इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने उसे बहुत ज्यादा बुली किया था, साथ साथ उसके होने वाले बच्चे को भी, विच मीन्स लिली यहाँ पर प्रेग्नेंट है। अब बात यह है कि प्रीवियस लाइफ में लिली ना सरवाइव कर पाई और ना ही उसका बेबी सरवाइव कर पाया, और इस लाइफ में वो एक ऐसे रास्ते पर जाने वाली है जिस रास्ते पर वो बहुत सारे बुरे काम करेगी अपना रिवेंज लेने के लिए। और वो ये नहीं चाहती कि इस रास्ते पर यहाँ पर उसके बेबी को कोई भी हर्ट करे या फिर वो ऐसे माहौल में पले पड़े। अब यहाँ पर वो स्टाफ से कह देती है कि जाकर लास्ट टाइम वाली ऑक्शन वाली ड्रेस लेकर आओ, जिसका वर्थ 1 मिलियन है। लेकिन यहाँ पर वो स्टाफ मना कर देती है बड़े अकड़ में, ये बोलते हुए कि माफ करना, वो ड्रेस तो सर ने यहाँ पर मैडम डीसी के लिए खरीदी है, तुम्हारी औकात नहीं है उस ड्रेस को पहनने की। और ये सुनते यहाँ पर लिली वो स्टाफ से कहने लग जाती है कि अब तुम जैसे एक नॉर्मल सी स्टाफ जो कि झाड़ू पोछा करती है मुझे बताएगी कि मेरी कितनी औकात है। और ये सुनने पर तो वो स्टाफ हैरान हो जाती है कि आखिर इसे क्या हो गया, इसकी जुबान तो बहुत चलने लग गई है। एंड यहाँ पर वो प्रिटी सा गाउन पहनकर रेडी हो जाती है उस इवेंट में जाने के लिए। एंड जैसे यहाँ पर वो इवेंट में एंट्री मारती है, सभी के सभी गेस्ट सिर्फ और सिर्फ लिली को ही देख रहे थे, क्योंकि लिली यहाँ पर बहुत प्रिटी जो नजर आ रही थी। एंड साथ ही साथ हम हमारे मेन लीड को भी देखते हैं, जिसका नाम लू होता है। सभी लोग जब लिली की तारीफ कर रहे थे, उस समय लू को तो पता होता है कि इसमें नया क्या है, लिली तो रोज ही ब्यूटीफुल नजर आती है। एंड कुछ लोग तो यहाँ पर गॉसिप भी करना शुरू कर देते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल बीवी होने के बाद भी किसी हस्बैंड को अपनी बीवी की वैल्यू नहीं पता और वो साइड चिक को डेट करे थे, विच मीन्स लोग यहाँ पर इनडायरेक्टली जाओ को ताने मारे होते हैं। एंड एक्चुअल में जाओ यहाँ पर अपनी वाइफ के बदले उस डेज़ी के साथ उस इवेंट में आया हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि डेज़ी की तारीफ कर रहा होता है कि डेज़ी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और इतनी कम उम्र में ही उसे कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट मिल रही है, और वो वही कंपनी जिस कंपनी में यहाँ पर जाओ है, एंड जाओ ही उसे उस डायरेक्टर की पोजीशन पे रख रहा है। लेकिन तब तक आकर लिली वो बातें सुन लेती है और उन बातों से डिसअग्री करने लग जाती है। एंड आते ही यहाँ पर वो एकदम से अच्छा सा कमबैक देती है जाओ को। वो जाओ से कहने लग जाती है कि देखो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ एंड तुम्हारे पर्सनल काम कितनी ज्यादा मेस्ड अप है, एंड तुम चाहते हो कि तुम कंपनी को भी मेस्ड अप कर लो, तो ऐसा होने नहीं वाला है। अपने गार्बेज को कंपनी के बाहर रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कंपनी के अंदर उन कचरों को ले आने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बात को सुनते ही सभी लोग जोर से हंसने लग जाते हैं उन दोनों पर। डेज़ी कहती कि देखो लिली, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लिली बोलती कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम एक टाइम के लिए जाओ को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। और तुम किस मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हो? मेरे ही सामने मेरी हस्बैंड से मेरी ही डायरेक्टर की पोजीशन की बात कर रही हो, जो कि तुम्हें मिलने वाली है, और ये बोल रही हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जाओ को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि मुझे बेवकूफ इंसान बुलाना बंद करो, और ऐसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें घर बैठकर यहाँ पर आराम करना चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। डेज़ी कहती कि एक सेकंड, लिली ने तो ये ऑक्शन वाली ड्रेस पहन कर रखी है जिसका वर्थ 1 मिलियन यॉन है। एंड ये बेवकूफ साव उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रेस पहनने की, अभी के अभी इस ड्रेस को निकालो। एंड वो जबरदस्ती ड्रेस को खींचना शुरू कर देता है, जहाँ पर जा का बड़ा भाई लू से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता इवन में यहाँ पर अपनी वाइफ को अनड्रेस करना एक गलत काम है, जो कि तुम बिना दिमाग के उसके फिलहाल कर रहे हो। एंड जाओ की बोलती यहाँ पर बंद हो जाती है। इतने में मिस्टर वैंग एंड मिसेस वैंग वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर वो लोग जाओ और लू को तो जानते ही है। वही दूसरे यहाँ पर होती है लिली, जो कि ये सोच रही थी कि ये तो उसका बड़ा भाई है, और अचानक से
ये मेरा साथ क्यों दे रहा है, मुझे सपोर्ट क्यों कर रहा है। ऐसे भी हमारा इंटरेक्शन पहले कभी हुआ तो नहीं है। मिसेस वैंग यहाँ पर डेजी के बारे में नहीं जानती थी एंड वो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है, जहाँ पर डेजी बड़ी धीमी आवाज में अपना ऐसा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी कि ऐसे यहाँ पर वो जाओ के लवर हो। लेकिन ये बात तो मिसेस वैंग बहुत जल्दी समझ जाती है एंड यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि हस्बैंड, न जाने कि मुझे यहाँ पर जलने की बू आ रही है, शायद से कोई मिस्ट्रेस तो हमारे बीच नहीं खड़ी है। ये सुनते ही यहाँ पर लिली तो खुश हो जाती है एंड यहाँ पर जाओ मिसेस वैंग को चिल्लाने लग जाता है कि आप ये कैसे बदतमीजी कर रही है। हमें साफ साफ समझ आ जाए कि आप इनडायरेक्टली यहाँ पर डेजी को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। मिसेस वैंग कहते कि देखो, मुझे तुम ये सब कुछ ना सिखाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी जब हम एक साथ यहाँ पर आ रहे थे तो इस लड़की ने जानबूझ कर यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को धक्का मारा। वो चीज तो तुम्हें नजर नहीं आई। वो यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को पीछे दिखाकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। डेजी यहाँ पर लिली से माफी मांगती है एंड झूठ कह देती है कि माफ करना, मेरा पैर गलती से मुड़ गया था इसलिए वो हल्का सा धक्का मुझसे लग गया था। जा कहता है कि देखा, डेजी ये सब कुछ जानबूझकर कर ही नहीं सकती है, गलती हो गई उससे, जिस चीज की माफी उसने मांग ली। और ऐसे भी यहाँ पर वो एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट है जिसे मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। मिसेस वैंग कहते कि ओह, स्पॉन्सर स्टूडेंट, विच मीन्स यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े इवेंट में तो आज इसका पहली बार होगा। तभी मैं सोचूं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये इस जगह से बिलोंग ही नहीं करती है। और हाँ, माफ करना, तुम तो अपने स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट की फिक्र ऐसे कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी लवर हो, इसलिए मैंने उससे मिस्ट्रेस मांग लिया। तो अपने एक्शंस पर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लिली यहाँ पर वही दूसरी और मिसेस वैंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी उनके वेडिंग के लिए एंड यहाँ पर मिसेस वैंग तो लिली की गर्ल बेस्टी होती है। वो तो जानबूझकर यहाँ पर डीसी के ऊपर वाइन गिरा देती है, जहाँ पर लिली को समझ आ रहा था कि वो सब कुछ जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है डीसी के साथ में। लेकिन जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो लिली को लेकर साइड में चला जाता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर ये कैसी दोस्त है तुम्हारी, वो मेरे आए हुए मेहमान की इस तरीके से बेइज्जती कर रही है। लिली बोलती कि पहली बात, ये एक शादी वाला दिन है जहाँ पर ये आफ्टर पार्टी है, तो तुम्हारी स्पॉन्सर स्टूडेंट का तो यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो तुम यहाँ पर अनइनवाइटेड गेस्ट को लेकर क्यों आए। और ऐसे भी गलती यहाँ पर डेजी की है जहाँ पर वो ऐसा प्रिटेंड करी कि जैसे वो तुम्हारी वाइफ हो, तो उसे सबक तो सीखने मिलेगा ही ना। जाओ कहने लग जाता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। लगता है यहाँ पर तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली रह सकूंगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स भी दे सकता हूँ। लिली बोलते कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताओ कब जाना है। चाहे तुम अभी भी जा सकते हैं, मैं मैरिज ब्यूरो स्पेशल तुम्हारे लिए ओपन करवा सकती हूँ। लेकिन तब तक वहां पर डेजी आ जाती है जो कहती कि नहीं, माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो जाए। आप कंपनी के प्रेसिडेंट हो और तुम कंपनी के डायरेक्टर हो। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मेरी वजह से तुम्हारे बीच कोई भी झगड़ा हो सके, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ऐसा कर कर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। बेचारी जाओ को यहाँ पर बुरा लगने लगता है। वो उसे रोकता है एंड लिली से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये हक डेजी का है। ऐसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऑफिस नहीं आने वाली, तो तब तक यहाँ पर डेजी इस पोजीशन पर रहकर डायरेक्टर का रोल निभाएगी। डेजी यहाँ पर मना करने लगती है, ये बोलते हुए कि नहीं, लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है इस बात को सुनकर। जा कहने लग जाते कि मैंने कहा ना, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और अब तुम डायरेक्टर बनने ही वाली हो। लिली यहाँ पर जा से कहती कि पहली बात, तुम्हें किसने कहा कि मैं इस चाइल्ड को बर्थ देने वाली हूँ। जा कहते कि हिम्मत दी मत करना कुछ और सोचने का, वो बच्चा मेरा है और तुम उसे जरूर बर्थ दोगी। लिली कहते कि चुप करो, मेरा पेट मेरी मर्जी, मैं बच्चे को जन्म दूं या फिर ना दूं ये मेरे ऊपर है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, जहाँ पर जा भी उसके पीछे गुस्से में जाने वाला था, लेकिन डेजी यहाँ पर उसे रोक लेती है एंड यहाँ पर वो जाओ से कहने लग जाते कि जाओ, अब मैं क्या करूंगी, लिली यहाँ पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो मुझे अपने आसपास देखना भी नहीं चाहेगी। तो वो उससे कहने लग जाता है कि तुम क्यों फिक्र करती हो, लिली के परमिशन देने या ना देने से क्या फर्क पड़ जाता है। मैं यहाँ का मेन मास्टर हूँ, मेरे ऑर्डर्स ही आखिरी ऑर्डर्स होते हैं, तो तुम उसके रिजल्ट या डिसीजंस का ऑर्डर और इंतजार मत करो। वही दूसरा डेजी मन ही मन सोच रही थी कि आज तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है, बस देखना कि मैं किस तरीके से फ्यूचर में तुम्हारी बेइज्जती करती हूँ लिली। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन लीड लू को, जो कि यहाँ पर खड़े होकर अपने सिस्टर मिनी का इंतजार कर रहा था, यानी कि हमारी मिसेस रैंग का। मिनी यहाँ पर कहने लगी थी कि देखा, जैसे तुमने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो लू को ऑलरेडी पता था कि
लिली की बेइज्जती होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज डेजी है ही इतनी कनिंग पर्सन। इसलिए यहाँ पर जब जैसी मिनी वहां पर आई थी, मिनी ने नोटिस किया था कि लोगों का ध्यान तो अपनी सिस्टर पर नहीं, इस पार्टी पर नहीं, बल्कि किसी और पर है। एंड यही रिक्वेस्ट यहाँ पर लू ने मिनी से किया था कि जाकर यहाँ पर वो अपने गेस्ट का स्पेशल ध्यान रखे और अनइनवाइटेड गेस्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला ध्यान रखे। एंड तब जाकर मिनी ने ये सब कुछ किया हुआ था। लिली यहाँ पर बाहर खड़ी थी, जहाँ पर उसे पता होता है कि ये पहली बार नहीं है जहाँ पर जाओ ने इसके साथ ये सब कुछ किया है। अब तो फ्यूचर में और भी चीजें आने वाली है। एंड उसके वन ऑफ द सीन में से हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रीवियस लाइफ एंड कंपनी में उस समय यहाँ पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं थे, वो कंपनी को यहाँ पर लॉस पहुंचा सकते थे। एंड सभी के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट और ये प्रोजेक्ट साइन करवाया गया था डेजी के थ्रू। लेकिन इन दी एंड डेजी होती है जो कि सारे का सारा ब्लेम लिली पर डाल देती है कि मैंने आकर लिली से परमिशन भी ले ली थी और ये मेन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिली ने ही साइन करवाया। लिली को तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बिकॉज वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो इन चीज़ों पर साइन करेगी, उन चीज़ों को पढ़ के खुद से कैलकुलेट करके। जा यहाँ पर लिली के मुंह पर वो एग्रीमेंट दिखा रहा होता है कि ध्यान से देखो, इसमें तुमने साइन किया हुआ है एंड तुम कह रही कि तुम्हारी गलती नहीं है। डेजी बोलते कि जाने दो ना, गलती सारी मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। जा बोलता है कि नहीं, तुम इन सब चीज़ों का ब्लेम अपने आप पर लेना बंद करो, सारी गलती यहाँ पर इस लड़की की है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी तुम ये मिस्टेक कैसे कर सकती हो और डेजी के पर ब्लेम लगा रही हो कि गलती डेजी की है। देखो लिली, तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें कंपेंसेट करना पड़ेगा। वही दूसरा लिली प्रेग्नेंट भी थी और उसका वो पेट दर्द बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हमारे जाओ को लगता है कि लिली नाटक कर रही है और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। वो लिली से कहते कि जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड उसकी प्यारी सी लवर डेजी से कहते कि डेजी, तुम डर गई रहोगी ना, चलो मैं तुम्हें लेकर एक अच्छे कैफे में जाता हूँ। जहाँ पर लिली को डेजी की शक्ल अभी भी बहुत अच्छे से याद थी, क्योंकि डेजी ने ये सब कुछ किया है लिली पर इल्जाम लगाने के लिए और अपने आप को यहाँ पर महान दिखाने के लिए। एंड इतने में यहाँ पर सामने कार आ जाती है लू की, जहाँ पर लिली अंदर बैठकर स्मोक करने लग जाती है एंड लू उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंक देता है। लिली उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें जाकर अंदर अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहिए। तो वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ और एक स्पेशल काम के लिए भी। लिली कहती है कि तुम इससे कंपनी कहते हो, मैं आराम से यहाँ पर स्मोक करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा सिगरेट लेकर उसे फेंक दिया और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कंपनी देने के लिए आए हो। वो कहने लग जाता है कि मैं स्पेशल काम के लिए भी आता आया हूँ, मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ जो तुमने डिवोर्स वाली बात जाओ से की है, क्या वो इम्पल्सिवनेस में करती है, आई मीन गलती से करती है, या फिर तुम सचमुच सोच समझ कर उसे डिवोर्स देना चाहती हो। लिली कहने लग जाती कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरे डिवोर्स के मामले में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या तुम्हें मुझ में भी इंटरेस्ट है। लू यहाँ पर कहते कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें हाँ कहूँ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। लिली कहती कि देखो, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, तो मैं समझ भी आ रहा है कि तुम एक शादीशुदा औरत के साथ लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। लू कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है लिली कि तुम एक बेटर पर्सन को डिजर्व करती हो, जो कि जाओ तक कतई नहीं है। इतने में यहाँ पर लिली को याद आने लग जाता है न्यूज़ जो कि प्रीवियस लाइफ में उससे देखी थी, और ये न्यूज़ होती है यहाँ पर लू के एक नॉर्दर्न ईस्टर्न जमीन को लेकर, जिस जमीन का सॉइल इतना अच्छा था कि उसके हायर रेट्स मिल रहे थे वो जमीन को बेचने का। अब तक न्यूज आई नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर लिली उसके नॉर्दर्न जमीन के बारे में उससे पूछने लग जाती है। लू कहते कि अरे वाह, तुम्हें कब से जमीन खरीदने में इंटरेस्ट आने लग गया, लगता है यहाँ पर तुम किसी और चीज की प्लानिंग कर रही हो। लिली कहती कि देखो, मेरी प्लानिंग जो भी हो, तुम उस जमीन के मालिक हो और मैं तुमसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम वो मुझे सेल करोगे या फिर नहीं। लोग कहने लग जाते हैं कि डिपेंड करता है, अगर तुम वहां पर मिसेस जाओ बनकर आओगी तो नहीं, लेकिन अगर तुम वहां पर लिली या फिर मिसेस लू बनकर आओगी तो जरूर तुम्हें वो जमीन फ्री में मिलेगी। लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि बहुत बुरी आदत है तुम्हारी लड़कियों पर लाइन मारने की। वो कहने लग जाती कि मैं हर लड़की पर लाइन नहीं मारता, और आदत ही सही किसी अच्छी लड़की के साथ ये आदत मैंने ऐड कर दी है। लिली कहने लगती कि सोच समझ कर बोलो, क्योंकि यहाँ पर मेरा डिवोर्स होने वाला है, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, दुनिया वालों के लिए मेरी रेपुटेशन जीरो हो जाएगी, और तुम ऐसी वुमन के साथ शादी करना चाहते हो, उसे परस्यू करना चाहते हो। लोग कहने लग जाते कि मुझे इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना जानना है कि क्या तुम यहाँ पर जाओ के लिए अभी भी लव फील करती हो या फिर नहीं। लिली बताने लग जाती कि करती हूँ ना, मैं बहुत फील करती हूँ, लव नहीं हेट। मैं चाहूँ तो आज के आज उसे यहाँ पर चाकू से मारकर जिंदा लाश की तरह कहीं दफना भी सकती हूँ, बट क्या करे, हमारा लॉ हमें वो सभी राइट्स नहीं देता।
लू कहने लग जाता है कि फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँ इस बेबी को अबेंडन करने के लिए तो मैं चल सकता हूँ। ऐसे भी वहाँ पर फैमिली के सबसे बड़े मेंबर की सिग्नेचर की जरूरत होती है, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एंड रही बात उस जमीन की तो वो तुम्हें फ्री में मिल जाएगी, लेकिन बस एक कंडीशन पर। एंड ऐसे यहाँ पर लिली उसे उस कंडीशन के बारे में पूछती है, वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें मिसेस लू बनना होगा। वही दोस्तों यहाँ पर लिली पार्टी में आ जाती है जहाँ पर वो इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि वो जो डिसीजन ले रही है क्या वो सही भी है या फिर ये डिसीजन उसके लाइफ को और खराब कर सकता है। एंड यहाँ पर होते हैं लू के सभी गेस्ट जो कि लू से यही कह रहे थे कि उसे इस प्रॉपर्टी को एक हायर दाम पे किसी और को सेल करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी एक प्रेग्नेंट वुमन को देखकर क्या ही हो जाएगा। लू उन सभी को कहने लग जाता है कि लिली कोई ऐसी वैसी प्रेग्नेंट वुमन नहीं है। लिली उतने में वहां पर जाती है, इन सभी को अपनी डिवोर्स के बारे में बताती है, लेकिन इसके पहले क्या कि वो कुछ कह सके वहां पर जाओ गुस्से में आता है एंड कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया, तुम इतनी महंगी जमीन खरीदने चली हो। क्योंकि वो बेचारा नहीं चाहता कि उनके पैसे बर्बाद हो या फिर उन्हें लॉस हो जाए। डेजी कहने लग जाती कि लगता है यहाँ पर लिली ने ये जमीन इसलिए खरीदी है ताकि यहाँ पर वो प्रूव कर सके कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। लिली इतने में बता दे कि उस जमीन का वर्थ कितना है और ये देखते यहाँ पर जाओ और गुस्सा आ जाता है कि 5 मिलियन, पागल हो गई हो, हमारे 5 मिलियन जाने वाले हैं। डेजी कहने लगती कि लिली के पास दिमाग ही नहीं है, लेकिन इसके पहले कि वो आगे कुछ बोल सके लिली उसे जोर का थप्पड़ मारती है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन, और इसी के साथ साथ वो उन तीनों थप्पड़ों का उसे आंसर भी कर दिया क्योंकि डेजी थोड़ी इमेच्योर पर्सन और अगर ऐसा देखा जाए तो वो जूनियर है, जहाँ पर जूनियर को सीनियर को तो सिखाना बिल्कुल नहीं चाहिए और साथ ही साथ वो एक मिस्ट्रेस भी है। साओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे थप्पड़ मारने की, उसे डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली डेजी के गले में एक नेकलेस नोटिस करती है और हैरान हो जाती है। डेजी कहती है कि माफ करना, वो मेरे पास पहनने के लिए कुछ था नहीं ना, इसलिए ये नेकलेस मुझे जाओ ने बस कुछ समय के लिए इस इवेंट के लिए दिया है, मैं अभी तुम्हें निकाल कर दे देती हूँ। बट यहाँ पर जाओ उसे मना कर देता है, ये बोलते हुए कि जरूरत नहीं है, ऐसे भी ये नेकलेस मैंने यहाँ पर लिली को खुद से दिलवाया था, तो फिर तुम इसे रख सकती हो, ये मेरी तरफ से है। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पर लिली को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बट लिली को पता होता है ये नेकलेस तो उसका है ही नहीं, असल में ये नेकलेस उसने एक स्टोर में देखा हुआ था। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली को एक ऐसी नेकलेस पसंद आई थी जो कि वर्थ में भी कम थी, लेकिन उस समय यहाँ पर जाओ ने वो नेकलेस परचेस करने से मना कर दिया बिकॉज जाओ के अकॉर्डिंग ये सभी खर्चे फिजूल के खर्चे होते हैं और ऐसे भी अभी कुछ महीनों में बेबी बर्थ दे देगा जिसके बाद में उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्हें सेविंग करने की जरूरत है। लेकिन आज यहाँ पर लिली को पता चल रहा है कि उसके जाओ ने तो यहाँ पर अपनी लवर के लिए बहुत ही महंगा नेकलेस खरीदा है, वो भी अपने खुद के पैसे से। अब इसे नहीं याद आ रहा कि उसे सेविंग्स करने की जरूरत है। लिली जाओ से साफ साफ कह देती है कि वो माफी नहीं मांगने वाली है एंड जाओ चाहता था कि लिली यहाँ पर डेजी से डिसरिस्पेक्टफुल के लिए माफी मांगे। उस समय वहाँ पर लू भी आगे आ जाता है लिली को सपोर्ट करने के लिए एंड जाओ को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जाओ लिली को धमकी देने लग जाता है डिवोर्स की। लिली कहती है कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है एंड ऐसा कहकर वो अपने लॉयर को कॉल करती है एंड लॉयर को डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए कह देती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर जाओ हैरान हो जाता है। उसे लगने लग जाता है कि नहीं लिली ऐसा इन रियल नहीं कर सकती। लिली उसे कहती है कि फिक्र मत करो, डिवोर्स पेपर्स अच्छे से साइन कर देना, और हाँ ऐसे भी डिवोर्स की जरूरत हम दोनों को तो है ही, क्योंकि क्या है वाइफ का टैग लेकर मैं घूम रही हूँ और वाइफ की जितनी भी अच्छी सर्विसेज होती है वो सब तो यहाँ पर किसी और को मिल रही है। तुमने इस लड़की को घर दिया, असेट दी, गाड़ी दी और अब मेरी पोजीशन भी दे रहे हो, तो क्यों ना तुम्हें इसे अपनी वाइफ बना लो। डेजी इतने भी यहाँ पर लिली के पास आकर उसे गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे होम ब्रेकर नहीं बनना है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इतने साल के रिश्तों को मेरी वजह से मैं खराब होने दूं, प्लीज डाइवोर्स का डिसीजन बदल लो, मैं प्रॉमिस करती कि मैं तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम बनकर नहीं आऊंगी। लिली डेजी से कहती कि नाटक क्या कर रही हो, यहाँ पर कोई कैमरेज नहीं है और ना ही कोई रिपोर्टर है जो कि तुम्हारी इस चीज को लाइव न्यूज में चला देगा और तुम्हें सिंपैथी मिल जाएगी। ऐसा कहकर लिली डेजी को धक्का दे देती है। ऐसा कहकर वहां से वो चली जाती है, बट यहाँ पर ज्यादा कुछ ज्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंस था। उसे लग रहा होता है कि लिली उसके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है एंड इस रीजंस की वजह से वो उसे छोड़कर तो जा नहीं सकती है। फिलहाल उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ उसे डराने के लिए किया है, और अगर जाओ उसके पास माफी मांगने के लिए ना भी जाए तो वो खुद ब खुद आ जाएगी उससे माफी मांगने के लिए, ताकि मैं उसे यहाँ पर अबेदन न कर दूं। टीसी को भी लग रहा होता है कि हाँ अगर लिली चली जाती है
तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वही दूसरा यहाँ पर लिली को बस इसी बात की फिक्र थी कि क्या इस लाइफ में भी सेम चीज़ें वैसी होंगी जैसे प्रीवियस लाइफ में हुई थी, यानी कि उस ज़मीन को लेकर क्या उस ज़मीन के भाव दुख में बढ़ जाएंगे या फिर नहीं। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है लू, जो कि आकर यहाँ पर लिली को कुछ दिनों के बाद की डिनर के इवेंट की घर पर जब यहाँ पर लिली वापस आती है तब यहाँ पर जाओ को उस इनविटेशन के बारे में पता चल जाता है। एंड वो लिली से साफ साफ मना कर देता है कि उसे उस जगह पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठकर यहाँ पर आराम करे, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां हैं जो कि मिसेस जाओ बनने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाएंगी। लिली कहती कि अगर ऐसी बात है तो बना लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जाओ को उस समय यहाँ पर लिली को चिल्लाने लग जाता है कि पहले तुमने मुझे यहाँ पर डिवोर्स की धमकी दी और अब तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ लिली। ऐसा कहकर यहाँ पर वो डेज़ी को कॉल लगाता है और उसी फैमिली इवेंट के लिए उसे इनवाइट करने लग जाता है, जो सुनकर तो यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वालों को बताने लगती है कि अब वो यहाँ पर रिच होने वाली है। अंकल आंटी भी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते एंड वो दोनों चाहते थे कि वो भी इस इवेंट में जाए। टीसी कहते कि लेकिन उसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है, तो आप लोगों का जाना ठीक नहीं होगा। अंकल आंटी कहते कि देखो ऐसे भी तुम रिच होगी तो हम दोनों भी तो रिच होने वाले, और एक साथ अगर हम ऐसे परिवार चलेंगे तो फिर हमारा नाम भी हो जाएगा, हमारी रेपुटेशन भी बनने लग जाएगी। इतने में यहाँ पर डेसी के पास में एक तस्वीर आ जाती है जो कि लू और लिली की थी। एंड ये देखकर यहाँ पर उसे 100% श्योरिटी आ जाती है कि लिली जो है वो जाओ पर चीट करे, वो भी लू के साथ अफेयर कर कर अपने मॉम डैड को वो आने के लिए हाँ बोल देती है। एंड कहती कि चलिए मैं भी आपको एक सरप्राइज दिखाना चाहती हूँ आपकी दूसरी बेटी के बारे में। वहीं दूसरी यहाँ पर होती है लिली, जहाँ पर खुद सामने से वो लू को कॉल करती है एंड लू से कहने लग जाता है कि प्लीज़ अब तुम कोई भी रीज़न मत देना कि तुम फैमिली के नाइट इवेंट में नहीं आने वाली, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन हो सकता है। लिली उसे बताते कि वो वहाँ तक ज़रूर आएगी, लेकिन वो यहाँ पर लू से एक मदद चाहती है। वो चाहती कि लू यहाँ पर उसके साथ हॉस्पिटल चले अबॉर्शन के प्रोसेस के लिए। एंड इतने में यहाँ पर बेडरूम के अंदर एंट्री हो जाती है जाओ की, जो आकर लिली से कहते कि जा रहा हूँ मैं घर को छोड़कर, अब दोबारा तभी लौटूंगा जब यहाँ पर तुम मुझसे माफ़ी मांगने आओगी। ऐसे भी तुम्हें समझ तो आना चाहिए कि आखिर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसा कहकर वो चला जाता है, पर लिली को पता होता है कि इस जन्म में तो क्या नेक्स्ट जन्म में भी अगर वो उससे मिलती है और अगर उसने गलती की तो भी वो इस जाओ से तो माफ़ी कभी नहीं मांगेगी। लिली यहाँ पर रेडी हो रही होती है, वही दूसरी होती है डेजी, जो कि बहुत खुश थी बिकॉज उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रखी है कि आज के इवेंट के बाद यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि डेजी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है जाओ की लाइफ में, और लिली से ज़्यादा लोग उससे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, उसे भाव देना शुरू कर देंगे। एंड वही दूसरी यहाँ पर डेजी का उसके पेरेंट्स के साथ में एंट्री हो जाती है। आंटी अंकल तो इस बड़े से पैलेस को देखकर ये सोचते कि ये पैलेस पूरा का पूरा गोल्ड का बना हुआ होगा। एंड जब वो लोग अंदर एंटर करते वहाँ पर होते हैं फोटोग्राफर्स पैप्स, जो कि उनके फोटो निकालना शुरू कर देते, बट उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये तीनों है कौन। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की डेजी है तो कि सिर्फ जाओ की पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो लोग फोटोज निकालना बंद कर देते, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट लोगों के पीछे वो लोग अपना कैमरा रोल थोड़ी ना वेस्ट करेंगे। और ये चीज़ देखकर आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती कि तुम लोग रुक के गए, हमारी फ़ोटो खींचना शुरू करो। एंड इतने में आंटी का ध्यान चला जाता है कटलरीज पर। वो तो होती है नॉर्मल सी गोल्डन एंड सिल्वर कलर की स्पून। आंटी को लगने लगता है कि वो तो रियल गोल्ड है एंड वो अपने बटवे में भरना शुरू कर देती हैं। एंड जैसे ही वो अपने पर्स में जाने लगती है स्टाफ यहाँ पर उन्हें रोकने लग जाता है। आंटी कहते कि मुंह बंद रखो, तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी यहाँ पर जाओ की डेट बनकर आई हुई है और तुम सभी यहाँ पर हमें रोक रहे हो। वहाँ के वे आए हुए गेस्ट को समझ आ जाता है कि ये लोग कितने ज़्यादा चीप है तो यहाँ पर बहुत ही छोटे घराने से, लेकिन बिहेव तो ऐसा करे जैसे सबसे अमीर हो। अंकल को एक पेंटिंग पसंद आ जाती है एंड यहाँ पर वो डेजी से कहते कि जाओ से कह देना वो पेंटिंग हमारे लिए खरीद ले। डेजी को भी यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था अपने मॉम डैड के रिएक्शंस को देखकर। एंड इतने भी आंटी का ध्यान चला जाता है एक जेड के पीस पर जो कि वो टच करना चाहती थी, लेकिन साफ उसे वार्निंग देता है कि प्लीज़ ये एक स्पेशल तोहफा है जिसे आप टच नहीं कर सकती। आंटी बोलते कि इतनी मत, मेरी बेटी लिली जब यहाँ पर आएगी तब तुम लोगों को समझ आएगा कि आखिर मैं ऐसे कितने सारे मंगवा सकती हूँ। लिली की बात सुनते ही सभी रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं एंड कहते कि मैम क्या आपने यहाँ पर मैडम लिली को मेंशन किया है।
पर अभी अभी तो आपने यहाँ पर कहा कि ये डेजी मिस्टर जाओ की डेट बनकर आई हुई है। आंटी कहती कि देखो, मैं तुम सबको बार बार रिपीट कर नहीं बोलूंगी, सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लो और रिकॉर्ड कर लो, बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पर जाओ और मेरी बेटी डेजी शादी करने वाले हैं, जिसके बाद ये सब कुछ हमारा ही तो होने वाला है। अच्छे से इस न्यूज को हर जगह फैला दो। यहाँ पर डेजी अपनी मॉम को रोकती भी है, लेकिन आंटी रुकती नहीं और अपनी वाहवाही करना शुरू कर देती हैं। रिपोर्टर्स कहते भी है, लेकिन मैम उनकी तो ऑलरेडी वाइफ है। अंकल को गुस्सा आ जाता है। अंकल कहते कि बकवास बातें करना बंद करो, जा की सिर्फ एक ही वाइफ होने वाली है, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी डेजी है। एंड जैसे यहाँ पर रिपोर्टर्स को पता चलता है कि लिली आई हुई है, सभी लोग यहाँ पर कार की ओर भाग जाते हैं। वो लोग उसके फोटोज निकालना शुरू करते एंड साथ साथ उसे क्वेश्चन भी करते उसके और जाक के रिलेशनशिप को लेकर कि क्या वो लोग सचमुच यहाँ पर एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले। लिली यहाँ पर अंदर एंटर करती है एंड आंटी यहाँ पर सभी से कहती कि तुम सभी को गलत फहमी हुई है, ये लड़की एक अनजान लड़की है, ऐसे भी मेरी बेटी जाओ के साथ शादी करने वाली है। लड़की को तो देखो कैसे कपड़े पहन कर आई है ताकि सभी को यहाँ पर सेड्यूस कर सके। ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जानती हूँ। लिली यहाँ पर डेजी से बोलती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम तो जाओ की सेक्रेटरी हो ना, क्या तुम अपनी मॉम को एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहोगी। आंटी बोलते कि चुप करो, मेरी डॉटर को यहाँ पर डराना धमकाना बंद करो, मैं जानती हूँ कि वो कितनी भोली भाली इनोसेंसी है एंड तुम मेरी डॉटर की जगह कभी नहीं ले सकती। फिर इसी चक्कर में यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है, वो भी फिजिकल वाली, जो कि आंटी कर रही होती है। एंड जाओ आ जाता है ये कहते हुए कि सब लोग चुप हो जाओ। एंड जाओ को देखती आंटी भागकर उसके पास आ जाती है एंड कहती है कि ये देखो ना, न जाने ये मिस्ट्रेस कब से मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश कर रही है, सभी को बता दो कि मेरी बेटी तुम्हारी लीगल वाइफ है। लेकिन यहाँ पर जाओ आंटी को धक्का मार देता है, ये बोलते हुए कि बकवास बात करना बंद कीजिए, लिली मेरी वाइफ है और वो मेरे बच्चे के सामने प्रेग्नेंट है। अंकल कहते कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तीसरी कहती कि मॉम डैड आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग मुझे बोलने का मौका दे ही नहीं रहे। जा कहते कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई हो तो अब हमें अंदर जाना चाहिए। लिली बोलने लग जाते कि ऐसे कैसे, आप लोगों ने मेरी इस 300 बिलियन की पर्स पर शैंपेन गिरा दिया है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि कंपेंसेशन आप लोगों को पे करना चाहिए। जा कहते कि जान दो लिली, झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। लिली बोलते कि तुम दिला नहीं सकोगे बिकॉज ये पर्स एक स्पेशल गिफ्ट है। आज इस इवेंट में जो मिसेस मिन आने वाली है उन्होंने मुझे ये कलेक्शन दिए हुए हैं। ऐसे सिर्फ 2 पर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक उनके पास है और एक मेरे पास है। अब ये बात बताओ, अगर उनको पता चलेगा कि उनका दिया हुआ गिफ्ट मैं अच्छे से ढंग से रख भी नहीं पाई और आप लोगों ने उसे ऐसी हालत कर दी है, तो आपका क्या होगा। अंकल आंटी यहाँ पर कंपेंसनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड डेजी तो जाओ के चरणों में ही गिर जाती है एंड वो यहाँ पर जाओ से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है जो कि इतना कंपेंसेशन पे कर पाए। उसके डैड यहाँ पर पैसा भरते भरते मर भी जाएंगे, फिर भी पैसे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। जहाँ यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि तुम्हें इस टॉपिक को यहीं पर लेट गो कर देना चाहिए। लिली कहते कि ठीक है, मैं तो ऑप्शन देती हूँ, पहला कि मैं पैसे नहीं लूंगी, लेकिन उसके बदले यहाँ पर आप सभी को मिसेस मिन से माफी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद में मिसेस मिन जो डिसीजन लेगी या सजा देंगी वो आपको मिलेगा, वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि मिसेस मिन की तरफ से होगा। ये चीज करने के लिए तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं रेडी थे एंड वो लोग सेकेंड ऑप्शन चूज करने के लिए कह देते एंड सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अंकल आंटी को चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टर्स के सामने ये कहना है कि उनकी बेटी शेमलेस है, उसमें शर्म बची नहीं है। लेकिन यहाँ पर डीजी से कहने लगते कि तुम ज्यादा ही कर रही हो लिली। लिली कहती कि मैं काउंटिंग करूंगी और ऐसे भी ज्यादा तो तुम्हारे मॉम डैड ने कर दिया, सभी के सामने मुझे मिस्ट्रेस बुलाते हुए। डेजी यहाँ पर जाओ को इशारे करती है एंड जाओ भी यहाँ पर लिली को समझाने लग जाता है डेजी की साइड लेते हुए। लिली कहती कि देखो जाओ, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी लेकिन मेरी बहुत है, तुम इन लोगों के पैरों में गिर सकते हो बट मैं नहीं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड इनके साथ मैच नहीं होता, इसलिए इन्हें अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी। अंकल आंटी बाद में वो चीज़ बोलने लग जाते हैं एंड साथ साथ डेजी को भी ये सब कुछ कहना पड़ता है। लिली तो अपने इवेंट के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन गार्ड्स आकर अंकल आंटी को वहां से बाहर निकालने लग जाते हैं एंड जब वो लोग यहाँ पर अंदर जाते हैं तब यहाँ पर जाओ लिली पर चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें किसने यहाँ पर बुलाया है, आखिर वो कौन सा वाइल्ड मैन है जिसके साथ तुम यहाँ पर आई हो। इसके पहले कि लिली कुछ कहे तब तक वहाँ पर लू आ जाता है एंड कहते कि माफ करना जाओ, मैं वही वाइल्ड मैन हूँ जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो। जा कहता कि वो एक्चुअली मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना। लोग कहने लग जाते कि मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है
और हाँ, लगता है तुम्हें नहीं पता कि शायद से अब हम यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स हैं और इस मीटिंग में यहाँ पर लिली का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो लिली से कहता है कि तुम एक न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत करियो और इस बारे में मुझे यहाँ पर कुछ पता भी नहीं है। लिली कहती कि अगर तुम अपना ध्यान अपनी सेक्रेटरी से हटाओगे तब पता चलेगा ना। 24 घंटे तुम्हारी नजर उस पर रहती है तो प्रोजेक्ट पर कहाँ से रहेगी। लेकिन जाओ को यहाँ पर खुशी होती है कि लिली उसके लिए कुछ तो कर रही है। बट जाओ को क्या पता वो खुद के लिए ये सब कुछ कर रही है। लिली यहाँ पर सभी के सामने दो स्पेशल अनाउंसमेंट करती है। पहला, उसका न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जो कि यहाँ पर वो लू के साथ स्टार्ट करने वाली है। एंड सेकेंडली, यहाँ पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर जो कि आज यहाँ पर खत्म हो रही है, विच मीन्स दोनों यहाँ पर डिवोर्स ले रहे। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते और खुद यहाँ पर जाओ भी यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि देखो, सोच समझ कर डिसीजन लो, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर सामने से डिवोर्स देना चाहती तो कंपनसेशन तुम्हें पे करना पड़ेगा और ऐसे भी चीट तुम यहाँ पर मुझ पर कर रही हो। लिली कहते कि अब चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्या तुम भूल गए वो सभी दिन। और ऐसा कहकर यहाँ पर वो बड़ी इमोशनली ठीक वैसी एक्टिंग करके जैसे यहाँ पर डीसी करती है, वो सभी को बताने लग जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके हस्बैंड उसका साथ कभी नहीं देते। वो हमेशा अपनी जिंदगी का स्पेशल टाइम डीसी के साथ स्पेंड करते हैं। उन्हें यहाँ पर लिली की फिक्र नहीं है और इस चीज का सबूत बस कुछ समय पहले हुआ है, जहाँ पर डीसी के मॉम डैड तमाशा खड़ा कर उसे मिस्ट्रेस बुला रहे थे। सभी को इस चीज के बारे में पता होता है एंड सभी लोग यहाँ पर लिली से अग्री करने लग जाते हैं। डेजी समझ जाती कि ये तो पिच निकली, मेरी तरह नाटक कर रही है। तो वो लिली से कहते कि लिली, लगता है तुम भूल रही हो कि तुम अपने हस्बैंड पर चीट कर रही हो, वो भी यहाँ पर लू के साथ में। एंड वो उन दोनों की बड़ी क्लोज वाली फोटो सभी को दिखाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ अब सारा का सारा इल्जाम लगा देता है लू के ऊपर कि लू की वजह से मेरी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, लू ने मेरी वाइफ को सेड्यूस किया एंड इसलिए यहाँ पर मुझे डिवोर्स देना चाहती है। इंसान यहाँ पर लिली को समझा रहा था कि देखो लिली, अगर मैं इस चीज को लेकर कोर्ट चला गया ना तो तुम्हारे पास डिवोर्स के बाद में कुछ नहीं बचेगा, एलिमनी के नाम पे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लो, अभी भी टाइम है, चुपचाप घर चली जाओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लिली यहाँ पर उसे जवाब नहीं देती। डेजी के सभी के सामने पेन ड्राइव बाहर निकालते हैं, सभी को बताते कि इसमें और भी अच्छे से प्रूफ है। मैं सबको दिखाना चाहते कि आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है एंड ये सब कुछ एडिटेड एंड फोटोशॉप वीडियोस एंड फोटोज होते हैं। लिली डेजी को रोकती भी है लेकिन डेजी यहाँ पर रुकती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो पेन ड्राइव प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ओपन होता है वैसे यहाँ पर हैरान डेजी होती है, ना कि लिली। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गलती से वेटर आकर डेजी से टकरा जाता है और डेजी के हाथों से वो पेन ड्राइव भी गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर वेटर ने उस पेन ड्राइव को ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया था, विच मीन्स यहाँ पर सभी को डेजी की रियलिटी पता चलती है। ये सब कुछ देखते ही जाओ भी हैरान हो जाता है। वो लिली को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि सब कुछ रियल नहीं है एंड डेजी से भी कह था कि प्लीज इन्हें एक्सप्लेनेशन दो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लिली यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। वो कहते कि बस करो, अब मैं सोचूं कि तुम कब से यहाँ पर चीटिंग के बारे में क्यों बात करते आ रही थी, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम चीट करते हुए पकड़े गए तो फिर तुम्हें एलिमिनेट देनी पड़ेगी, ढेर सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और तुम यही चाहते थे ना कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए ताकि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, तुम्हें मुझे कुछ देना ना पड़े और तुम अपनी लवर के साथ अच्छे से लाइफ को बिता पाओ। जहाँ यहाँ पर लिली से कहता कि देखो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए ना कि किसी और पर। लिली कहने लगती कि ट्रस्ट? कैसा ट्रस्ट? ये देख तो मुझे जानी पहचाने से नजर आ रही है। इस दिन मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा था, मेरी हैवी ब्लीडिंग भी चल रही थी, लेकिन उस समय तुम मेरे लिए रुके तक नहीं, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और तुमने मुझसे ये कहा कि ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही हूँ तुम्हारी सिंपैथी गेन करने के लिए। जब तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती तो मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करूँ और कैसे ट्रस्ट करूँ, ये सब कुछ देखने के बाद में एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर लिली को सपोर्ट करने लग जाते हैं। एंड ऑन द स्पॉट लिली का लॉयर भी वहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट्स लेकर आ जाता है, जहाँ पर लिली और जाओ दोनों को साइन करना ही पड़ता है। इन सब के बाद भी जाओ को ये एक्सपेक्टेशन थी लिली से कि लिली जरूर यहाँ पर रिग्रेट करेगी। एंड जाओ के अकॉर्डिंग लिली एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी के लीडर्स उसके साथ ही वर्क करना चाहेंगे। इनमें से एक को तो वो कॉल भी लगा लेता है इसी उम्मीद में, लेकिन यहाँ पर कॉल पर तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसके साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ये मेन प्रोजेक्ट आइटम यहाँ पर लिली का है ना कि जाओ का। इसलिए वो लोग यहाँ पर लिली को उनके प्रोजेक्ट मैनेजर चूज करते और जाओ के साथ में कोऑर्डिनेट करने से साफ साफ मना कर देते। जाओ सोचता कोई बात नहीं,
एक ही प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गया है ना, बाकी सभी प्रोजेक्ट्स अभी भी मेरे हाथों में है, जिन्हें मैं ऐसे तो जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। वही तो उसने यहाँ पर लिली घर पे सोच रही थी कि आखिर वो और किस किस तरह से डेजी और जाओ को बर्बाद कर सकती है। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर वो लू को थैंक यू बोलने लगती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उसके थैंक यू के रीजन के लिए, बिकॉज यहाँ पर लू ही था जिसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला था। वो सभी फोटोज सब कुछ उसके पास थी, जिसके बाद उसने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिली को भेजी थी। और फिर उन्हीं का आइडिया था फोटोज को यहाँ पर डेजी और लू जाओ के साथ में एक्सचेंज करने का, जिसके बाद में यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। लो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो तुम मेरी वाइफ हो एंड तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर इतना तो कर ही सकता हूँ। एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर लिली उसे कुछ पेपर्स देने लग जाती है, कुछ एग्रीमेंट्स जो कि उनके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग वो लोग इस रिश्ते में यानी कि शादीशुदा जिंदगी को सिर्फ कुछ साल और बिताने वाले, उसके बाद दोनों अपने अपने पाथ पर चले जाएंगे। लेकिन लू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि दोनों के रास्ते अलग हो जाए, दोनों की जर्नी, दोनों की लाइफ अलग हो जाए, बिकॉज वो लिली को अपने साथ इसी लाइफ में रखना चाहता है। इतने में यहाँ पर लिली को अपनी आंटी की याद आ जाती है, जो कि हमेशा से उस पर ही ब्लेम करती आई है। जाओ के बुरे काम के लिए भी वो लिली पर ही ब्लेम करती है कि लिली को यहाँ पर अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना नहीं आता। एंड वो वही आंटी है जिन्होंने यहाँ पर उसके फादर की असेट्स और प्रॉपर्टीज को हड़प कर रखा है। इतने में यहाँ पर उनकी एक फैमिली गैदरिंग होने वाली थी, जहाँ पर लियो से बताते कि वो उसके साथ चलेगा। लिली कहते कि तुम मेरे साथ आखिर कौन सी आइडेंटिटी के साथ चलोगे। लो उसे कहने लग जाता है तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा इन्वेस्टर बनकर चल सकता हूँ या बिजनेस पार्टनर बनकर चल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे ज्यादा कुछ चाहो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बनकर भी चल सकता हूँ। बट यहाँ पर लिली से मना कर देती है, कहते कि तुम आ तो जरूर सकते हो, लेकिन जो तुम ख्वाब देख रहे हो उसे परस्यू करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ईजिली किसी की बातों में आती नहीं हूँ। एंड यहाँ पर लू उसके हाथों से सीक्रेट्स छीन लेता है। लिली से कहते कि मुझे लगता है तुम्हें बहुत बुरी आदत है लोगों के सीक्रेट्स चुराने की, ऐसे भी तुम अमीर हो, खुद के खरीद जरूर सकते हो। वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कब से स्मोक करने लग गई, जहाँ तक मुझे ध्यान है तुम तो स्मोक करती भी नहीं थी। लिली कहती कि हाँ अब क्या करें, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर लू सामने से उसे किस कर देता है, उसे समझाते हुए कि सिर्फ सीक्रेट्स ही नहीं है जो कि यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव कर सकती है, उसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो कि तुम्हें शांति दे सकती है। उन चीज़ों के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन लिली यहाँ पर ना बोलकर वहीं पर बैठ जाती है। एंड धीरे धीरे कर वो उसके पास आता है एंड कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा साइड तो मैं इतना इजीली नहीं छोड़ने वाला हूँ, भले तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए जन्म क्यों ना लग जाए। लिली कहती है कि सोच लो, बिकॉज यहाँ पर मुझे प्लीज करना आसान नहीं है। ऐसा कहकर वो जाने लगती है, बट लियो यहाँ पर से प्रॉमिस करता है कि लिली कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, वो कोई भी सिचुएशन में उसका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा एंड सपोर्ट करेगा। ये सब कुछ सुन के यहाँ पर लिली इमोशनल तो होती है, बट उसे पता होता है कि उसे किसी के भी ऊपर इस लाइफ में डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम फिर यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर डेजी उसके लिए कॉफी लेकर आती है। जाओ का मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है। डेजी उसे पूछते है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जाओ कहते हैं कि अचानक से क्या हो गया, तुम्हें पता नहीं कि कौन सी सिचुएशन चल रही है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट पार्टनर्स होते हैं, वो सभी अपने प्रोजेक्ट से विड्रॉवल ले रहे थे, कुछ कुछ तो रिजाइन भी कर रहे थे, बिकॉज ये सब चीज़ की शुरुआत यहाँ पर उन्होंने लिली के रहने पर करी है। और लिली जब इस कंपनी का हिस्सा ही नहीं है, जब यहाँ पर वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाली, तो फिर वो लोग ऐसे ही अपना लॉस क्यों सहेंगे। वहाँ पर तो जाओ ने समझाने की भी बहुत कोशिश करता है कि डील कंपनी के साथ हुई है, लेकिन वो लोग मना कर देते, ये कहते हुए कि कुछ कंपनी के रिश्ते भी होते जो हमें निभाने पड़ते, जो कि आपकी वाइफ के साथ है, जो फिलहाल आपके साथ नहीं है, इसलिए हम आपके साथ इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर अपना लॉस नहीं करवा सकते। जब ये सारी बातें यहाँ पर वो डेजी को बताता है, डेजी कहते कि इसमें तुम सैड क्यों हो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ कहते कि चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। डेजी बोलते कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हें उदास देखकर मुझे बहुत दुखी होता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर मेडिकल एरिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम वहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाओ कहते कि देखो वो बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी चुपके से लिली के ड्रेसिंग रूम में जाती है और ड्रॉवर के अंदर से उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं, वो पेपर्स जहाँ पर लिली का एम भी वही था कि वो मेडिकल अपार्टमेंट को ओपन करने वाली है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर डेजी भी उन चीज़ों को चुरा लेती है
एंड जो लिली करने वाली थी और वो खुद कर कर अपना नाम करेगी, वो जाओ को यहाँ पर चीज़ें समझाने लग जाती है। जाओ भी एक टाइम के लिए यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है बिकॉज डेज़ी का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों ना लगे, क्योंकि वो लिली का जो आइडिया था। एंड डेज़ी यहाँ पर खुश हो जाती कि जाओ अब उस पर और ट्रस्ट करने लगेगा और उसे लेकर और लॉयल हो जाएगा। फिर तो धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर मेरे हाथ में आ जाएगा। वही इधर से यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग लिली से मिलने के लिए लू आ जाता है। वो उससे पूछती कि तुम अचानक से। लू कहता कि क्यों, मैं अपनी वाइफ को सरप्राइजेस नहीं दे सकता। लिली कहते कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कोई रियल मैरिज नहीं है। वो कहता है कि बस मैं तुम्हें फ्लावर्स देने आया हूँ और शॉपिंग के लिए लेने आया हूँ ताकि हम जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस खरीद सके। लिली मना कर देती है और बताती है कि उसके पास ऑलरेडी ढेर सारी चीज़ें क्लोजेट में पड़ी हुई है जिनमें से वो कुछ भी इवेंट में पहन सकती है। जैसे ही लू यहाँ पर उसका वार्डरोब देखता है, वो कहने लग जाता है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं मैडम, तुम क्या ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ जाना चाहती हो। एंड लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है। वो उसे कहते कि देखो मेरी बात मानो, तुम इतने समय बाद इतने सारे लोगों से मिलने वाली हो, वहाँ तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स होने वाले, तो उनके सामने तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। ऐसे भी साथ चलने में टाइम थोड़ी ना बर्बाद हो जाएगा, यूजफुल होगा। वो दोनों यहाँ पर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर लू पार्किंग लॉट में था और लिली आगे जा रही थी। एंड यहाँ पर जाते जाते इससे हॉलवे में मिल जाते हैं इसके दोनों दुश्मन, यानी कि लू और डेज़ी। जैसे वो दोनों लिली को देखते हैं, वो दोनों उससे बुली करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी रुकती नहीं है, वो तो लिली के सामने अपने न्यू ईयरिंग्स को फ्लॉन्ट करना शुरू कर देती है कि ये देखो मैं अब डायरेक्टिंग पोजीशन में आ गई हूँ ना, तो मेरी सैलरी भी बढ़ गई है और मैंने ये अपने आप को गिफ्ट किया है। लिली को याद आता है कि ये ईयरिंग तो उसके क्लॉजेट से मिसिंग थी और अब समझ आ जाता है कि क्यों मिसिंग थी। और ये बात यहाँ पर वो डेज़ी के मुंह पर बोल देती है, लेकिन डेज़ी तो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जाओ कहते कि देखो लिली, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी चीप निकलोगी जो कि सिर्फ एक ईयरिंग के लिए यहाँ पर डेज़ी से ऐसी बातें करोगी। सचमुच अच्छा डिसीजन लिया मैंने यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स देकर। एंड यहाँ पर लिली धीरे धीरे डेज़ी के पास जाती है और जाकर बड़ा अच्छा काम करती है, यानी कि यहाँ पर वो उसके कानों से दोनों ईयरिंग्स को छीन लेती है, ऐसे जैसे यहाँ पर उसके कानों से खून तक निकलना शुरू हो जाता है। जाओ यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाता है। लिली यहाँ पर डेज़ी को वार्निंग दे रही थी कि देखो तुमने मेरा हस्बैंड मुझसे छीन लिया, आई मीन मेरा कचरा, लेकिन ये ज्वेलरीज बहुत कीमती है, इनका वर्थ है, इनकी कोई वैल्यू है, तो अगर नेक्स्ट टाइम से मेरी ज्वेलरीज घूमी तो याद रखना तुम इस दुनिया से घूम जाओगी। जाओ कहने लग जाता है कि देखो लिली, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रही हो, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर डेज़ी से इतना क्यों चलती हो, बिकॉज डेज़ी मेरे इतना क्लोज है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर आज डिवोर्स गिफ्ट दूंगा, तुम इस मॉल में जो चाहो वो खरीद सकती हो। इतने में यहाँ पर मॉल का मैनेजर भी आ जाता है अपने कार्ड के साथ में एंड लिली को बताने लग जाता है कि हमने पूरा मॉल क्लियर करवा दिया, अब आप अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। जाओ कहते कि देखा ये लोग कितने स्मार्ट है, और हाँ मैनेजर ये पकड़ो मेरा कार्ड, लिली जो चाहे वो परचेज कर सकती है। मैनेजर कहते कि माफ़ करेगा सर, बट मैं आपको नहीं जानता, आपको अपनी मैडम को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने ये सारा मॉल क्लीन करवाया है, सभी लोगों को बाहर निकलवाया है ताकि यहाँ पर मैडम अपनी पर्सनल शॉपिंग कर सके। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी और जाओ तो हैरान हो जाते कि लिली ने एंटायर मॉल बुक करवाया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। एंड तब उन्हें पता चलता है कि मॉल बुक करवाने वाला यहाँ पर लू है। एंड तब यहाँ पर लू की एंट्री हो जाती है और लिली को भी अभी पता चलता है कि लू ने लिली की शॉपिंग करवाने के लिए मॉल को प्राइवेटली बुक करवा दिया है बहुत घंटों के लिए। जिसके बाद में यहाँ से तो उन दोनों को, यानी कि डेज़ी को और जाओ को वहाँ से निकाल दिया जाता है। पार्किंग लॉट में यहाँ पर जाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उससे लिली की वजह से वहाँ से निकलना पड़ा और लिली को उससे बड़ा दर्जा मिल रहा है, उससे ज़्यादा रेपुटेशन मिल रहा है, इस वजह से वो बहुत गुस्से में था। लेकिन डेज़ी यहाँ पर उसे दिलासा दे रही होती है कि बहुत जल्दी जब उन्हें न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तब यहाँ पर जाओ का नाम भी आगे आना शुरू हो जाएगा। इतने में डेज़ी यहाँ पर जाओ से कहती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे लेकर हॉस्पिटल चलो, मेरे कानों से देखो कितना ज़्यादा खून बह गया। एंड जाओ यहाँ पर उसके ऊपर बैंडेज फेंक देता है, कहता है कि इसे लगा लो ठीक हो जाएगा। डेज़ी को गुस्सा आता है बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है ताकि यहाँ पर जाओ का दिल पिघल जाए, उसे डेज़ी के लिए सिंपैथी आ जाए। वो उसे कहते कि देखो ना कितनी ब्लीडिंग हो गई है, लगता है स्टिचेस की ज़रूरत है। एंड शायद से यहाँ पर
मुझे डर लगेगा अकेले जाने में। जाओ बोलता है कि मेरे पास इतना फिजूल का टाइम नहीं है तुम्हारे टाइम पास के लिए, और ऐसे भी किसने कहा था लिली का इयररिंग चुरा कर पहनने के लिए? मैंने तुम्हें नेकलेस क्या दे दिया? तुम तो पूरा का पूरा वार्डरोब भी चुराने चली। देखो, उंगली दी है, हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो। भूलो मत कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। अगर मैंने तुम्हें अपने क्लोज रखा है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, और जितना बोलूं बस उतना करना, ना कि एक्स्ट्रा दिमाग चलाना। ऐसा कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि बस एक बार तुम्हारा सब कुछ मेरे हाथ आने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी, और लिली को तो अलग से पनिश कर कर रहूंगी मैं इस बार। और यहाँ पर वो किसी को तो कॉल लगाकर सेटिंग करना शुरू कर देती है। वही दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लव इट अभी कपल्स लू और लिली को, जो कि मिलकर यहाँ पर ज्वेलरीज की शॉपिंग कर रहे थे। एंड लिली का हार्ट बीट तो कंटिन्यूसली फास्ट रहा था, जब जब यहाँ पर लू उसकी मदद कर रहा था ज्वेलरीज को ट्राई करवाने के लिए। एंड जो जो भी कुछ यहाँ पर लिली को पसंद आया था वो सब कुछ लू यहाँ पर उसके लिए एज ए गिफ्ट परचेज कर लेता है, लिली के मना करने पर भी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं टीजी को, जो कि चली जाती है वो से मिलने के लिए। एंड वो उसका असल में बहुत ही पुराना एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे कहने लग जाते कह रहे, वाह आज तुम्हारी एंट्री यहाँ पर मेरे घर पर कैसे होगी? मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारे पास मेरा नंबर भी नहीं होगा, लेकिन न जाने तुमने मुझे कॉल कर कर कैसे याद कर लिया। डेजी यहाँ पर उसे अपनी प्लानिंग बताने लग जाती है। एंड वो कहने लगता है कि फर्स्टली तुम मेरी एक्स हो, मैं तुमसे लव नहीं करता, एंड सेकेंडली मैं आखिर ये काम क्यों ही करूँगा तुम्हारे लिए। डेजी उसे बताने लगते कि देखो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा ही प्रॉफिट है, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तुम मुफ्त में बैठ कर खा सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले मेरी एक और शर्त है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी। ऐसे भी यहाँ पर ये पहले हो चुका है, तो तुम्हें शाय फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के लिए तो यहाँ पर डेजी तुरंत ही रेडी हो जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा तब तक जब तक मेरा प्लान यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता। एंड वो लोग यहाँ पर प्लानिंग और भी ज़्यादा अच्छे से करने लग जाते हैं, ताकि इस बार प्लान में कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे लो लिली को पिक करने के लिए आ जाता है। एंड लिली बहुत खुश नजर आ रही थी लो को देखकर। वो जैसी कार में बैठी है, पीछे से यहाँ पर मिनी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर लो के साथ मिनी भी आई हुई थी। लिली पूछती कि तुम यहाँ पर? मिनी बोलती कह रहे तुम शादी कर मेरे घर पर आ रही हो और मुझे पता भी नहीं चलेगा। एंड इतने में यहाँ पर लो लिली को गिफ्ट देने लग जाता है, एक ऐसा परफ्यूम जो कि उसने सोचा है कि शायद से लिली को पसंद आएगा। एंड सच ही वो परफ्यूम लिली को बहुत पसंद आता है। जैसे वहाँ पर लिली एंटर करती है, हम देखते हैं उसकी आंटी के बेटे को, यानी कि उसके कजिन जी को, जो कि लिली को देखते उसे क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देता है। पर लिली उसे जवाब देना ठीक नहीं समझती, बिकॉज वो होता कौन है उसे क्वेश्चन करने वाला। लेकिन जी धैर्य सिद्धि पर्सन वो जबरदस्ती लिली को रोकने लग जाता है। एंड कहता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं हो, तुम वो वुमेन हो जिसे यहाँ पर जाओ परिवार से निकाल दिया गया है। तुम एक डिस्ग्रेसफुल वुमेन हो जो कि यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करती। और इसी बात पर लिली उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुम डिजर्व नहीं करते मुझे क्वेश्चन पूछना, और ना ही मैं इंपॉर्टेंट समझती तुम्हें अपनी लाइफ में। रही बात तुम्हारी लाइफ की, तो तुम्हारी लाइफ तो एक प्ले बॉय की तरह चल रही है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी और की लाइफ में जाकर उन्हें जजमेंट पास करने के लिए। यहाँ पर तो जी भी उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, बट तब तक यहाँ पर अंकल के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती, यानी कि जी के, और वो यहाँ पर जी पर चिल्लाते कि अपने सिस्टर पर तुम हाथ नहीं उठा सकते हो। आंटी जी से कहते कि बेटा जाने तो अभी अभी वो डाइवोर्स की इमोशनल सिचुएशन से गूंज रही है। लिली कहते कि फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन मेरा डिवोर्स बहुत ही स्मूथली हो चुका है, और हाँ रही बात आपकी बेटी की, तो आपने अगर अपना बोटॉक्स पर ज़्यादा ध्यान रखने के बजाय इससे उसका 1% मैनर्स भी दिखा दिए होते तो आज आपका बेटा ऐसा नहीं होता। जिसके बाद अंकल उन सभी को शांत करते हैं एंड सभी लोग एक साथ लंच के लिए बैठ जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर आंटी समझा रही होती है लिली को कि देखो बेटा, ये जो तुम्हारा डिवोर्स का फंड है उससे हम डिसएग्री करते हैं, हमारी फैमिली इस चीज़ को अग्री नहीं कर सकती। लिली बोलते कि एक सेकंड, मैं परिवार का हिस्सा किस दिन से बन गई और आप ये डिसीजन मेरे लिए क्यों ले रही हैं? आंटी कहते कि देखो, मानो या ना मानो इनडायरेक्टली तुम हमारी फैमिली से बिलोंग तो करती ज़रूर हो, और अगर तुम डिवोर्स ले लेती हो तो फिर तुम चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लो, पीठ पीछे तुम्हारी बातें तो ज़रूर होंगी। वो 4 लोग तुम्हारे बारे में बात करना कभी नहीं छोड़ेंगे। लिली कहती कि पहली बात, इनडायरेक्टली मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं, आप मेरे परिवार का हिस्सा है। लगता है आप भूल रहे हैं कि जिस कंपनी को अंकल चला रहे हैं वो मेरे डैड की है, जो कि मेरी होने वाली है। अंकल के बाद में आंटी इस बात से चिढ़ जाती है, बिकॉज वो चाहती है कि सब कुछ यहाँ पर उनका उनके बेटे जी को जाए। लेकिन यहाँ पर अंकल क्लियरली कह देते हैं कि कंपनी उसे ही जाएगी जो कि इस कंपनी को डिजर्व करता है।
एंड वो मोस्टली यहाँ पर लिली ही होने वाली है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री आ जाती है वो की। लिली कहती कि ये लंच तो यहाँ पर हमारी फैमिली का है, तो दूसरी फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है। आंटी बोलती कह रही चिढ़ क्यों रही हो, ये बहुत समय से तुम्हें देखना चाहता था, और ऐसे भी तुम्हारा अंकल ही तो लगता है, एक मेंबर बढ़ जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें तो बस बैठकर खाना ही ठूसना है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लंच की शुरुआत करते हैं। स्टाफ यहाँ पर जानबूझकर लिली के ड्रेस पर सूप गिरा देती है। जिसके बाद लिली जब चेंज करने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक ऐसा सेंट था जिसके अंदर कुछ केमिकल मिलाए हुए थे, एंड इससे यहाँ पर लिली को डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। उसके हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। एंड तब यहाँ पर वो आ जाता है। प्लान के मुताबिक उसका फायदा उठाने के लिए लिली जैसे तैसे उसे अपने आप से दूर कर कर बाथरूम से भागती है, लेकिन दरवाजा भी बंद था, सिर्फ विंडो वहाँ पर था। लेकिन अगर वो विंडो से कूदी तो उसके हाथ पैर तो बचने नहीं वाले हैं। वो यहाँ पर वो को वार्निंग देती भी है, लेकिन वो सुनता नहीं। एंड सही समय पर यहाँ पर लो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर जैसे ही वो उसे देखता है वो तुरंत ही उसे माफी मांगना शुरू कर देता है। एंड लो लिली को लेकर जाने लगता है, आंटी को देखकर वार्निंग देते हुए कि आज जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब तो मैं इक्वलाइज जरूर करके रहूंगा। ऐसा कहकर वो लिली को वहां से लेकर चला जाता है। अब वो को यहाँ पर वो फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे, जहाँ पर लिली अपने सेंसेस में नहीं थी और वो लो को किस करना चाहती थी। हालांकि लो लिली को अपने आप से दूर कर रहा था, बिकॉज उसे पता है लिली अपने सेंसेस में नहीं है। लेकिन लिली उसे बता रही थी कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम लो हो एंड मैं तुम्हें किस कर रही हूँ। जिस वजह से उनके बीच का फर्स्ट किस हो जाता है। एंड बाद में जाकर यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते। हम यहाँ पर डीसी को देखते हैं जो कि गुड न्यूज़ का इंतजार कर रही होती है कि कब यहाँ पर उसे वो का कॉल आएगा और कब यहाँ पर ये तुरंत जाकर बात बता देगी सीधा जाओ को। और जाओ तो फिर यहाँ पर लिली को मौका देने से रहा। हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि धीरे धीरे होश में आती है एंड वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। तब मैंने उसे सारी बातें बता रही होती है कि लू ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, जिससे यहाँ पर लिली को धीरे धीरे कर सभी बातें याद आती है। और हाँ, साथ साथ उसे किस वाली बात भी याद आ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा था कि लू वहाँ पर कैसे पहुंचा, बिकॉज उसने लू को तो कॉल भी नहीं लगाया था। एंड तब बनी उसे बता रही होती है कि जैसे उन दोनों ने मिलकर लिली को घर के बाहर ड्रॉप किया, लू वहाँ से जाने के रेडी नहीं था, बिकॉज मनी मन लू को ऐसा लग रहा था कि शायद से जरूर कुछ से बुरा होगा। हालांकि मिनी ने उसे समझाया भी था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ भी तो वो उसे कॉल लगा लेगी। लेकिन यहाँ पर लू का मन नहीं था, तो वो वहीं पर रुका हुआ था। और जिस समय वो विंडो पर थी लू ने उसे देख लिया था, इसलिए तुरंत यहाँ पर वो उसे बचाने के लिए आ गया था। लिली उसे कहती है कि हाँ बट वो फिलहाल अब कहाँ पर है, जहाँ पर मिनी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो तो उसी के फैमिली में है, जहाँ पर वो सच्चाई का पता लगा रहा है। अब हम उस घर में आ जाते हैं जहाँ पर घर वालों का ये कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं करवाया, लेकिन लोग कहता कि देखिए सब कुछ आपके घर पर हुआ और उस मेंबर की वजह से जिसे आपने यहाँ पर अपनी फैमिली गैदरिंग में बुलाया था, तो गलती तो आप लोगों की है और इस समय मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। तब तक वहाँ पर लिली भी आ जाती है, जहाँ पर वो उसके पास आती है, लेकिन लू उसे रोक लेता है। ये कहता है कि अगर तुम भी मुझे रोकोगी तो भी मैं आज यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो पता लगा कर रहूँगा कि आखिर इस गधे के बच्चे ने सब कुछ क्यों किया है। वो इतने में कन्फेशन दे देता है कि डेजी ने उसे सब कुछ करने के लिए कहा था। एंड जब यहाँ पर डेजी और जाओ आते हैं, डेजी हैरान थी कि आखिर ये लिली अच्छी खासी क्यों खड़ी है यहाँ पर। एंड जैसे वो यहाँ पर डेजी को देखते हैं वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो, इन्हें समझाओ कि वो सब कुछ यहाँ पर तुमने मुझे करने के लिए कहा था, वरना आज तो सच में यहाँ पर मेरी अर्थी उठने वाली है। जा यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डेजी, आखिर ये सब लोग क्या बोल रहे। डेजी कहते कि मुझ पर बिलीव करो, मैं इसे नहीं जानती, ये इंसान एक नंबर का झूठा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर लू एक फ़ोन से किसी को तो टेक्स्ट करता है और वो टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आ जाता है डेजी के फ़ोन में। लू कहता है कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर वो का नंबर अचानक से तुम्हारे पास आ गया। एंड डेजी सभी चीज़ों को डिनाई करने लग जाती है। साओ को बिलीव नहीं हो रहा था कि डेजी ये सब कुछ कर सकती है। एंड लिली वहाँ पर आकर डेजी को 2-3 थप्पड़ मारती। वो उसे कहने लग जाती है कि एक तो मैंने यहाँ पर डिवोर्स दे दिया है, जहाँ पर तुम अब जाओ के साथ अपनी लाइफ जी सकती हो, लेकिन एक वुमेन होकर तुम इतनी चीप हरकतें करोगी मुझे पता बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर डेजी को बहुत मार खाना पड़ता है एंड तब जाओ उसकी उठाता है, तो डेजी को लगता है कि अरे वाह जाओ अभी भी मेरे साथ है। लेकिन जाओ तो यहाँ पर उसके उठते ही उसे और जोर से थप्पड़ मार देता है, ये बोलते हुए कि अपना मुंह बंद रखो।
इतना बड़ा गलत काम करने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं इसमें भी यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा। वही दोस्तों यहाँ पर टेप रिकॉर्डिंग भी होती है जिससे सब कुछ साबित हो जाता है कि सब कुछ यहाँ पर डेजी नहीं करवाया था। अब यहाँ पर जाओ भी डेजी को डिसओन कर रहा होता है, जहाँ पर डेजी चली जाती है रिक्वेस्ट करते हुए लू के पास कि प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, मेरे ऊपर मौत से दिखा दो। आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। तुम इसके बदले मुझे जो करने के लिए कहोगे वो सब कुछ मैं करूंगी। वो कहता है कि नाटक करना बंद करो, अब तुम्हारे हाथ से पासा पलट चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकती। सभी के सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो चुके हैं एंड वहां से उन सभी को ले जाया जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर रोता है जाओ, जो कि कहता है कि लू थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि शायद से तुम्हें पता नहीं है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड मैं नहीं चाहता कि कोई और मैन आकर मेरी वाइफ की लाइफ में इंटरफेयर करे। तो वो उसे याद दिलाता है कि शायद से जाओ तुम भूल रहे हो वो तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि एक्स वाइफ है एंड बचा रखना या नहीं रखना वो उसका डिसीजन है। जाओ यहाँ पर लिली से कहते कि देखो मेरी बेइज्जती मत करवाओ, मेरे साथ चुपचाप यहाँ से चलो। लेकिन लिली उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है, उसे याद दिलाते हुए कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है एंड लिली के पास पूरा हक है अपनी मर्जी का करने का। लिली को बहुत अच्छे से याद होता है कि प्रीवियस लाइफ में किस तरीके से यहाँ पर जाओ ने सभी के सामने लिली की बेइज्जती होते हुए देखी और फिर भी इसके बदले कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरा यहाँ पर है लू, जो कि लिली की 1% भी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। वो उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है और वो उसी के साथ वहाँ से जाती है। दोनों यहाँ पर पार्किंग लॉट में होते हैं जहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलती है। लोग कहते हैं कि नहीं अब से मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। देखा मेरी सिस्टर भी मुझे वहां से जाने के लिए कही थी, बट मन ही मन मुझे लगता है कि जरूर कुछ तो होने वाला है एंड अब से मैं अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करूंगा न कि तुम दोनों की बातों पर। लिली यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि मैं तुम्हें जेन्युइनली दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो उसे कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने डिफिकल्ट रिलेशनशिप से बाहर निकली हो, तुम्हें उस पर्सन से धोखा मिला है जो कि तुम्हारे बहुत करीब था एंड इस चीज़ का ड्रामा तुम्हें प्रेजेंट में तो क्या फ्यूचर में भी रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि और भी लोग तुम्हारी लाइफ में जो कि वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो और वो तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हारी लाइफ को खुश कर सकते हैं। ऐसे भी तुम अपने लिए इनफ हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं और तुम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। लिली यहाँ पर उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो एक्साइटेड था अब लिली को अपने ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली से, ताकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक एक्चुअल मैरिज में कन्वर्ट हो सके। एंड दोनों यहाँ पर इसी बात पर किस भी करते हैं। वही दूसरा यहाँ पर होता है बेचारा जाओ, जो कि जब घर पहुँचता है तब उसके डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स आ चुके थे एंड बस वही काम खोने के बाद उस चीज़ की वैल्यू इंसानों को समझ आती है और वही चीज़ यहाँ पर जाओ के साथ होता है। उसे समझ आ रहा था कि इसके लाइफ में यहाँ पर लिली का कितना बड़ा वैल्यू था। एंड दूसरी लिली होती है जो कि उसके और जाओ के मैरिज सर्टिफिकेट को चला रही थी, और सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं उनकी फोटोज, उनकी मेमोरीज, जो कुछ भी था वो सब कुछ, क्योंकि जाओ एक ऐसा पास्ट बन चुका है जिसे याद कर कर भी खुशी मिलने नहीं वाली। एंड अब जाकर यहाँ पर चश्मे वाले जाओ की आंखें खुलने लगती है कि शायद से अगर मैं जेन्युइनली लिली से माफी मांगूंगा तो वो मुझे जरूर माफ कर सकती है। यहाँ पर जाओ लिली को कॉल लगाता है बिकॉज वो उसे घर के बाहर करा था एंड उस समय जानबूझकर यहाँ पर लू जो होता है रोमांस शुरू कर देता है। लिली यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती और जाओ कंटिन्यूसली कॉल पर माफी मांग रहा था लिली को नीचे बुलाते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वहाँ पर वो लोग उठते हैं लिली के फोन में 6 सारे मिस कॉल्स थे जाओ के एंड जब वो लोग नीचे जाते जाओ तब तक वहीं पर वेट कर रहा था। वहाँ पर तो उनकी फिजिकल फाइट भी होती है, पुलिस को बुलाया भी जाता है ताकि जाओ को वहाँ से ले जाया जाए बिकॉज वो लिली को ले बगैर वहाँ से जाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं था। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते जाओ को जहाँ पर पुलिस स्टेशन में था और उसी के साथ साथ यहाँ पर डेजी भी थी। अब जाओ एक्सपेक्टेशंस रख रहा था डेजी से कि वो उसे उसका मेडिकल प्रोजेक्ट दे देगी जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर डेजी खुलासा कर देती है कि वो जाओ के साथ सिर्फ इसलिए थी बिकॉज उसके पास पैसे थे और वो उनसे मजे करना चाहती थी। वो एक शुगर डैडी पालना चाहती थी जो कि जाओ उसके लिए था ही, लेकिन अब वो उसके हाथ से निकल गया इसलिए वो उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड है। साथ साथ वो जो प्रोजेक्ट है वो लिली का है ना कि मेरा, ये सारी बातें वो कन्फेस कर देती है एंड जाओ को पता चलता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। एंड वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं उनकी सिंपल सी छोटी सी वेडिंग को जहाँ पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ पर सभी के सामने लिली को प्रपोज करता है। लिली उसे हाँ बोलती है एंड वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हुए
किस करते हुए अपनी इस वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर लिली चली जाती है जेल में साव से मिलने के लिए। साव को लगने लग जाता है कि शायद से लिली को उसकी याद आ रही होगी, लेकिन नहीं, असल में यहाँ पर वो सिग्नेचर लेने आई थी। वो उस चाइल्ड को अबॉर्ट करने वाली है एंड इस चीज़ के लिए फादर के भी सिग्नेचर्स होना नेसेसरी है और वो नहीं चाहती कि वो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को धोखा देकर लू का सिग्नेचर दे। जाओ की तो आंखें यहाँ पर भर आती है। उसे रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि अब उसने कम्प्लीटली लिली को खो दिया है। अब वो बाहर भी आ जाए तो भी यहाँ पर लिली उसकी कभी नहीं हो सकती एंड जैसे तैसे दिल पे पत्थर रखकर उसे साइन करना पड़ता है और फिर यहाँ से लिली चली जाती है एंड इसके बाद भी यहाँ पर उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाती है, जिसके हम यहाँ पर बाद में देखते हैं सीधा 8 साल के बाद का सीन, जहाँ पर जाओ जो है जेल से छूट चुका था एंड वो बस से जा रहा होता है दूसरी सिटी, एक ऐसा गांव जहाँ पर शांति से अपनी जिंदगी बिताकर अपने सभी बुरे कर्मों का सजा अपने आप को देना चाहता है और एक अच्छा पर्सन बनना चाहता है एंड इतने में यहाँ पर उसकी नजर पड़ जाती है लिली पर, जो कि अपनी बेटी के साथ होती है। वो चला जाता है उसे यहाँ पर स्वीट्स देने के लिए, यानी कि स्ट्रॉबेरी शुगर कोटेड देने के लिए। वो बच्ची कहती है कि सॉरी मम्मा ने मुझे कहा कि स्ट्रेंजर से यहाँ पर चीज़ें नहीं लेते, तो वो उसे कहता है कि ले लो, स्ट्रॉबेरी तो लड़कियों को बहुत पसंद है। लेकिन वो उसे बताती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और ये सुनती जाओ बहुत खुश हो जाता है बिकॉज उसे भी एलर्जी थी। तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से अब तक यहाँ पर लिली के दिल में मैं ही हूँ और ये बच्ची मेरी है। लेकिन वहाँ पर लिली आती है जो कि उसे कन्फेस करती है कि वो बच्ची तुम्हारी नहीं बल्कि यहाँ पर लू की भी है। तब तक वहाँ पर लू भी आ जाता है एंड जाओ को समझाता है कि अब यहाँ पर रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं है। अगर तुम डीएनए टेस्ट करवाना चाहो तो वो हम करवा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम्हारा प्रेजेंट मेरी बेटी के प्रेजेंट और फ्यूचर को हॉन्ट करे, इसलिए हम मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दो। एंड जाओ वहाँ से चुपचाप अपनी आखिरी बस पकड़कर वहाँ से निकल लेता है अपनी सेपरेट लाइफ जीने के लिए। एंड यहाँ पर होती है लिली जो कि एक हैप्पी फैमिली जी रही थी अपनी बेबी गर्ल के साथ एंड लू के साथ में। एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।